जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर 1 जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको। तो ये हमारा रहने वाला है पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड दिस इज़ योर पार्ट 3। इसमें हम जहाँ तक हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उसके आगे जो है हम उसको समझने वाले हैं, जिसमें आज हम मूक और सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इस थर्ड पार्ट में समझेंगे। इसके साथ ही एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर से पढ़ाया है, उससे रिलेटेड होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं एंड यू लाइक द कंटेंट एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है लर्निंग से रिलेटेड ABC, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत आपको पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड का मतलब ये होता है क्या, मिक्सचर, किसी चीज़ का मिक्सचर। तो ये मॉडल सबसे पहले तो अमेरिका में यूज़ हुआ था, मतलब अमेरिका में आप कह सकते हैं कि ओरिजिनेट किया गया था। कौन सा मॉडल? ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल। कहाँ से आया था ये मॉडल आया था USA से। ये आपका जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना क्लासरूम में फ़ेस टू फेस पढ़ते हैं, ये उसका भी मिश्रण है, ट्रेडिशनल का प्लस ऑनलाइन का। तो ब्लेंडेड आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पुराने समय में जैसे ट्रेडिशन अभी का था और अब ऑनलाइन मोड पे भी जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो वो ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती है। दैट मीन्स कि आप ऑनलाइन भी हैं और आप फ़ेस टू फेस जो है वो क्या कर पा रहे हैं, फ़ेस टू फेस पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है कि एक तरह से मिक्सचर। इसमें हम कई सारे अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, कई पेडागोजी का यूज़ करते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू पेडागोजी और टीचिंग। फॉर एग्जांपल ये सेल्फ बेस्ड होता है, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी बेस्ड स्टडी होती है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, जस्ट यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि अगर ब्लेंडेड लर्निंग कॉन्सेप्ट आपके ऑप्शन में दे रहा है तो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, बच्चा अपने अनुसार इसको कहीं भी बैठ करके सीख सकता है, वो भी फ़ेस टू फेस। ठीक, तो देखिए अब यही ब्लेंडेड जो फ़ेस टू फेस क्लास अगर होती है, अभी तो लर्निंग बच्चा कर रहा था ना कि वो अपने जब उसको समय मिला उसके अनुसार वो जा कर के वो कर ले रहा है। जब वो क्लास होगी तो यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के साथ वो क्लास बेस्ड होंगी। ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास में जो है ये कभी कभी इसको ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ेस टू फेस दिखाएं ही। सो ये कोई एक ऐसा होता है, ड्राइवर होता है जो गाड़ी को पूरा चलाता है, तो ठीक उसी तरीके से कि ये भी मिक्सचर ही होता है और आप उसमें जा कर के जुड़ जाते हो। ये बिल्कुल उल्टा होता है जो हमने फ़ेस टू फेस अभी पढ़ा उसका। ठीक है, इसमें लेक्चर और लैब जैसी चीज़ें ये सारी कराई जाती हैं। जैसे लेक्चर में होता है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, बाकी लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं। लैब में भी कोई चीज़ बताई जा रही है, इसके बाद इस एलिमेंट को ऐड करिए, इस तरह से। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड का मतलब ये होता है पलट गया। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ये होता है कि वो क्लासरूम जो कि बिल्कुल अपोजिट है हमारे क्लासरूम से। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, फिर अपने होमवर्क को घर पे करते हैं। बट फ्लिप्ड क्लासरूम ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे एक शॉर्ट वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जैसे पहले से ही बता दिया जाता है कि ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उसको वो देख कर आते हैं। उसके बाद जब वो क्लास में आते हैं तो वो ग्रुप वर्क प्रोजेक्ट के साथ उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। क्लियर है इतनी बात? और इसके साथ ही यहाँ पे वो लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ ये सारी करते हैं। अब जो ब्लेंडेड फ़ेस टू फेस और जो ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास है वो सारे इसी की तरह मिक्स होते हैं, मतलब उसी से थोड़े मिलते जुलते होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये उसका क्या हो सकता है, एक सब मॉडल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन मॉडल, रोटेशन मॉडल जो है यहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि जैसे द स्टूडेंट इन द कोर्स रोटेट बिटवीन वेरियस मोडालिटीज़, वन ऑफ विच इज़ ऑनलाइन लर्निंग।
बच्चे जो हैं अलग अलग जो मोडालिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज़ के हैं वो मतलब रोटेट होते रहते हैं लर्निंग के दौरान, ताकि उन्हें हर चीज़ का, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्यों है, वाई डू वी नीड द रोटेशन मॉडल, ताकि बच्चे को हर वो चीज़ की नॉलेज हो सके, बच्चा हर वो चीज़ सीख सके। ठीक, तो इसमें वो अलग अलग जगह जाता है ताकि वो एक बार जो ऑनलाइन लर्निंग लैब है जो अलग अलग मॉडलिटीज़ में जाएगा उसको कस्टमाइज़ तरीके से सीख सके कि अच्छा इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, सेल्फ ब्लेंड मॉडल, इसका मतलब है कि जैसे कि आप ले रहे हैं स्कूल में, आप देखेंगे आजकल स्कूलों में भी या कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी ब्लेंडेड लर्निंग आ गई है। जो सेल्फ ब्लेंड मॉडल है कि इसका मतलब है आपने कोई इनरोलमेंट किया और आप ऑनलाइन कोर्स ही जो है लेकर के आप पढ़ रहे हैं, आप घर से ही पढ़ रहे हैं रेदर देन कि जैसे पहले आप क्लास में जा कर के पढ़ते थे। ब्लेंडेड मूक, ये एक प्रकार का फ्लिप्ड क्लासरूम है, इसको जो है यूज़ किया जाता है इन पर्सन क्लास मीटिंग टू सप्लीमेंट मासिव ओपन, मूक के ही अंतर्गत है क्योंकि ब्लेंडेड मूक नाम ही है। इसको जो है पायलट स्टडी, जैसे कि पायलट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी स्टडी करते हैं उसको छोटे रूप में क्या करना, एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ द पायलट स्टडी। तो सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी ने इसको सबसे पहले ब्लेंडेड मूक को जो है वो एक बार पायलट किया था, मतलब स्टडी एक बार की थी। फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज, मतलब जो कह सकते हैं कि जो कि सारे इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल मोड्स में प्रोवाइड करे, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे आपको पढ़ने दे, ये है आपका फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज। फिर आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखिए बेसिक अगर हम बात करें तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो आपका है ABC मॉडल, ये एक प्रकार से क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि कोई भी लर्नर जो है जो हायर उसका है वो भी सीख सके और जो स्लो लर्नर है वो भी अपने पेस के साथ सीख सके। अगर उसको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ठीक है वो ले ले, और अपने एकेडमिक टारगेट्स तक जो उसने बनाया है कि नहीं उसको यहाँ तक पढ़ाई करना है, ये करना है, वो उस तक क्या करे, उस तक वो पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो ABC जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, आप जिस विषय में चाहें कोई भी विषय का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिनैरिटी है उसको ब्रेक करा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी तरह की डिग्री है उसको चेंज करा करके आप कर सकते हैं, मतलब लिबरल एजुकेशन का बैचलर्स यहाँ पे है। ठीक, इसके साथ ही आप यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे रेगुलर आप कोई भी उसका एजुकेशन ले रहे हैं, ये याद रखिएगा, चाहे तो आप रेगुलर से कर रहे हो, डिस्टेंस से कर रहे हो, ब्लेंडेड से करें, ऑनलाइन करें, वर्चुअल से करें, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड इन योर ABC बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक, ये क्रेडिट को जो आपने क्रेडिट अर्न किया है, जैसे आप देखेंगे अब CBCS के तहत ही तो आ गया है ना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आपके जो मार्क्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट। आपका जो इंटायर अभी आप देखेंगे जो ABC क्रेडिट है वो क्या है कि अब तो स्कूल टाइम से आ रहा है कि आप स्कूल से लेकर के जब तक आपकी ग्रेजुएशन है, PG जो भी आप करें, नौकरी लेने जाएंगे, तो अब मार्क्स नहीं बल्कि आपके क्रेडिट्स मायने रखते हैं, और वो जो है हर एक एकेडमिक का कुछ कुछ क्रेडिट रखा गया दैट एट द एंड ऑफ यू कंप्लीट योर एजुकेशन और आफ्टर 12th आपको इतना क्रेडिट टोटल आपका हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग किया गया है। सो ये जो क्रेडिट में चेंज किया गया है वो आपकी डिग्री, आपके उसको डिप्लोमा को वो क्या किया है उन्होंने क्रेडिट में चेंज कर दिया सो दैट इजीली एसेस हो जाए। और ये क्रेडिट सिर्फ आपके लर्निंग से ही नहीं एसेस की जाएगी कि नहीं आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, ये ओवरऑल स्कॉलिस्टिक प्लस को स्कॉलिस्टिक बोथ से होगा। ठीक, इससे क्या होगा कि बच्चा जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहेगा कि भाई मेरा ABC जो है क्रेडिट वो अच्छा होगा। ठीक, और एक और बात कि वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दोनों से, चाहे आप नेशनल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो चाहे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई भी ये ABC के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो ये 6 चीज़ें हैं इनको आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। ABC जो है एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ चल जाएगा। बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन कि यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं कि नहीं आप इसके हैं, आप फिज़िक्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, उसको तोड़ा गया है।
ठीक। कन्वर्ट क्रेडिट इनटू डिग्री एंड डिप्लोमा, इसमें जो है क्रेडिट को किस में किया गया है, डिग्री और डिप्लोमा में जो है वो ब्रेक किया गया है। नोशन ऑफ एजुकेशनल करेंसी ब्रोकन, तो यहाँ पे क्रेडिट को किस में चेंज किया जा रहा है, मतलब जो आपको क्रेडिट मिल रहा है, जैसे मैं अभी आपको जो बता रही थी उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अब के एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है कि ABC जो है पहले स्कूल लेवल पर नहीं था, ठीक। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आ रही हैं जब से ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट अब तेज़ी से चेंज हो रहा है। जो एजुकेशन का क्षेत्र है ड्यू टू टेक्नोलॉजी उसमें रैपिड रिवोल्यूशन आ रहा है, तो उसकी वजह से अब हमारे क्रेडिट मिल रहे हैं। तो जो ABC बैंक होगा, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, मतलब एक वो जगह जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को जो आपने अर्न की है वो रख सकते हैं, और जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आप उसको दिखाते हैं। तो जो क्रेडिट है आपका जो कि पहले उन्होंने बनाया था, उस क्रेडिट को ये क्या करेगा, डिग्री और डिप्लोमा में चेंज कर देगा। मतलब ये है कि अगर आपके अच्छे क्रेडिट हैं तो मे बी आपकी डिग्री भी वो अच्छी बताए, ठीक। मर्जिंग ऑफ रेगुलर, डिस्टेंस, ऑनलाइन एंड वर्चुअल मोड्स, ये सारे के सारे मोड्स में किसी भी मोड्स में है वो उसको मर्ज करके एक साथ उसमें वो लेकर आते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर इनेबलर, नोशन ऑफ टाइम ऑफ एजुकेशन ब्रोकन, फास्ट स्लो, डिग्री, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। तो आपका ऐसा है कि अगर आपका मान लीजिए एजुकेशन छूट भी जाता है, आप ABC आपने एक बार बनाया, फिर ये नहीं है कि आप उसमें जो है एक बार गए या निकल गए तो फिर वापस नहीं जा पाएंगे। देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इन द ABC। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, जो फिजिकलिटी है दैट इज़ नॉट अ बैरियर इन द ABC, आप बाहर भी पढ़ रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन मेक इट, ओके। सो दीज आर द बेसिक 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ABC। एक और लिंक्ड अप्रोच का नाम बताया गया जिसको ABC है, बट इसका नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं है, एक्टिव ब्लेंडेड कोलैबोरेटिव है। द ट्रेजर विद इन, देखिए ट्रेजर विद इन जो है आपका, ये एक आप कह सकते हैं रिपोर्ट आई थी जिसको कि जैकस डेलर्स ने दी थी, इसको हम डेलर्स रिपोर्ट भी कहते हैं। ये फ्रांस के थे जैक्स टेलर। ये जो है इन्होंने 4 पिलर ऑफ एजुकेशन दिया था या 4 पिलर अप्रोच दिया था। दीज 4 पिलर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि वो 4 पिलर कौन से थे, ठीक। He started that lifelong learning is essential for gaining self-esteem and the ability to take control of one's own life. डेलर्स का कहना भी यही था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया जानते रहें। उससे क्या होगा कि आप इंगेज्ड भी रहोगे और जो आपकी सेल्फ इस्टीम है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी, अच्छी होगी। तो वो 4 कौन कौन से हैं उसको भी आप देख लें। सबसे पहला आपका क्या है, लर्निंग टू बी। क्या है, लर्निंग टू बी, मतलब कि आप जो है क्यों सीखना है, ठीक। क्यों, हमें क्यों सीखना है, लर्निंग टू बी, क्या बनने के लिए सीखना है। लर्निंग टू डू, क्या करने के लिए सीखना है, ठीक। तो इसमें कई आपके ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो लर्निंग टू बी में हम ये देखते हैं कि जैसे हमें क्यों सीखना है, ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सकें, हम खुद को भी और समाज को भी जो है एक बेहतर नज़रिए से देख सकें, हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें। लर्निंग टू डू, उसके लिए हमें कैसे कार्य करने चाहिए, कैसी नौकरी चाहिए, ये सारी चीज़ें कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, एथिक्स के साथ करना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। लर्निंग टू लिव टुगेदर, और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फाइनली वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी। जब सोसाइटी में रहना है, साथ में रहना है, लिव टुगेदर करना है, तो हमारे पास वो कॉमन एथिक्स होने चाहिए, वो बात करने का तरीका, वो रहने का तरीका, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और लर्निंग टू नो, एंड एट द लास्ट कि आपका जो है कि वो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और सोसाइटी आपकी कैसी है, किस तरह की है। तो ये सारी चीज़ें कब विकसित होगी, जो ये चारों के चारों हैं, ये सारी चीज़ें तब विकसित होगी जब आप एजुकेशन लेंगे, जब आपको पता होंगी, तब तो आप कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो ये याद रखना है कि डेलर्स कमीशन ने जो है ये दिया था, आई थिंक 1996 में ये जो है आपकी रिपोर्ट आई थी। एक लर्निंग द ट्रेजर विद इन जो है वो भी आई थी आपकी, ट्रेजर विद इन, और एक लर्निंग टू बी भी आई थी। तो इसका डेट देख लेना है, बाकी इसके 4 पिलर है आपके, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं मूक पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मूक का पहले तो फुल फॉर्म ही देता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब ये पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे कि क्यों ये मासिव कहलाया है, क्यों ये ओपन कहलाया है, क्यों ये ऑनलाइन और कोर्स।
मासिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आप इनरोल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ये है। ओपन का मतलब क्या है कि ये सभी के लिए खुला है, ठीक है। इसका कंटेंट जो है वो सबको मिल जाएगा, ओपन है वो भी, ठीक। और ये अफोर्डेबल भी है आप सभी के लिए, और इसके साथ ही अभी आपको पता लगेगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है या नहीं, ये आपको पता लगेगा। ऑनलाइन अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में क्या है कि अगर आप जो है रियल टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन है या नहीं, रियल टाइम में नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके ऑप्शन है या नहीं, कोर्सेज कैसे कैसे हैं और कितने प्रकार के कोर्सेज इसमें बताए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। सो दीज ऑल आर द टर्म्स कि जब भी आप मूक सुने तो मैसिव का मतलब बड़ा है, ओपन का मतलब कि वो जो है ओपन है, सबके लिए ओपन है। ऑनलाइन का मतलब है कि क्या सिर्फ ऑनलाइन होगा, कोर्सेज में ये आ जाएगा। मूक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज सच इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है पहाड़ी इलाकों से। अगर वो मोबाइल से पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत दूर टेरेन पे जा कर के जो है नेटवर्क पकड़ा कर पढ़ना होता है। तो कैसे ये डाइवर्स जोग्राफिकल एरिया में एक क्वालिटी एजुकेशन या एक यूनिफॉर्म एजुकेशन या एक प्रोफेशनल डिग्री देने के काबिल बनता है। देखिए, इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ मूक आफ्टर यूएसए। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जो है यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो है वो कंट्री बनी है जो कि मूक के यूज़र की है। मूक कोर्सेज आर रन बाय प्राइवेट हाउसेज एंड ऑल्सो बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प फ्रॉम नेप्टेल। नेप्टेल का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मूक जो है वो किसकी सहायता से चल रहा है, तो देखिए प्राइवेट भी चला रहे हैं और गवर्नमेंट के थ्रू अगर चलेगा तो वो नेप्टेल से चलेगा। नेप्टेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। व्हाट इज़ नेप्टेल? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। आईआईटी इन इंडिया, ठीक, तो नेप्टेल हो गया और आईआईटी हो गए। ये दो लोग जो है यहाँ पर किसको चला रहे हैं, आपके मूक को। तो मूक के साथ नेप्टेल और आईआईटी का नाम याद रखेंगे। इसी मूक का ही एक पार्ट क्या है, स्वयं। हमने एक क्वेश्चन किया था जो फर्स्ट पेपर इसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था आपका स्वयं के बारे में था और एक किसी और के बारे में था। तो स्वयं उसमें दिया था ऑप्शन में, कुछ उसको लिखा हुआ था, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्वयं ये नहीं होगा, बल्कि स्वयं इज़ अ पार्ट ऑफ मूक। वो क्या है, मूक का एक पार्ट है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वयं इज़ अ पार्ट ऑफ इट। दे हेल्प इन मेकिंग एजुकेशन रीच सम टारगेट ग्रुप लाइक अचीव डिज़ायर्ड लिटरेसी लेवल एंड शार्पन द स्किल ऑफ यूथ। कि इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि ये उस टारगेट पॉपुलेशन तक पहुँचे जो कि आज भी क्या है, शिक्षा से वंचित है, उनको कुछ अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और उनके स्किल्स को क्या करे और अच्छा कर सके। देखिए मूक को दो कैटेगरी में यहाँ फर्दर डिवाइड किया गया है, एक है सी मूक और एक है आपका एक्स मूक। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं कि मूक को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, सी मूक एंड एक्स मूक। ठीक, अच्छा, ये आपका जो है ये मूक का ये बताया गया है, जैसे कोर्स है सेल्फ पेस्ड, स्टार्ट एंड एंड, कॉलेज क्रेडिट कितने कितने होंगे ये अभी हम पढ़ लेंगे। अब देखिए ये जो आपका दो दिया हुआ है, एक है आपका सी मूक और एक है आपका एक्स मूक। तो जो सी मूक है वो क्या बताता है, वो बताता है कम्युनिटी को और कनेक्शंस को। क्या बताएगा, कम्युनिटी को और कनेक्शंस को। और जो एक्स मूक है वो किस पे बताता है, ये आपका स्केलेबिलिटी को बताएगा, मतलब कितनी मात्रा में वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, जैसे आप कहते हैं ना कितने स्केल पे हो रही है, तो वही स्केलेबिलिटी को बताएगा और ये कम्युनिटी और कनेक्शन को बताएगा। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, मूक के बारे में कुछ और बेसिक चीज़ें जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो ये आपका सी वाला है, कम्युनिटी और कनेक्शन वाला, ये कहता है कि ये जो स्टडी मटेरियल मूक इसके द्वारा देगा, किसके द्वारा, सी के द्वारा।
सी के द्वारा जो ये स्टडी मटेरियल देगा वो डायनामिक डेवलपमेंट से बना होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये इसका स्टडी मटेरियल रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि रिगरस डिस्कशंस करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं उन लर्नर्स के साथ जिनको सीखना होता है पूरे के पूरे अक्रॉस द ग्लोब, और उसके आधार पे जो है वो लोग क्या करते हैं, उसके कंटेंट को डेवलप करते हैं। ये कम्युनिटी का है। और जब स्केलेबिलिटी या फिर एक्स मूक पे जाएंगे तो ये आज भी वही एक्स मूक जो है आज भी वही कन्वेंशनल अप्रोच को ही फॉलो करता है कि पहले से ही वो क्या कर देगा, स्टडी मटेरियल को, कोर्सेज़ जो वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, रेफरेंस मटेरियल को, रीडिंग्स को पहले से ही क्या कर देगा, वो प्री प्लान करके रखा है। ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अगर मूक को हम देखें तो ये जो मूक है ये सबसे पहली बार कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि मूक सबसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। आप इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। 2008 में यूज़ किया गया था जॉर्ज सिमन और डाउन्स के द्वारा। इसको सबसे पहले कनेक्शनिज़म एंड कनेक्टिव नॉलेज ही कहा गया था। क्या कहा गया था, कनेक्शनिज़म एंड कनेक्टिव नॉलेज, और ये 2008 इसका ईयर था, वो भी साथ में वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक, इसको इसके लिए जैसे हम जो मैंने कहा कि कनेक्शनिज़म एंड कनेक्टिव नॉलेज और 2008 है तो यहाँ पे 08, तो काफ़ी बार ये भी दे देता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट कि ये क्या लिखा हुआ है, CCK08। ये क्या है आपका कनेक्शनिज़म एंड, अभी मैंने आपको बताया कनेक्शनिज़म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 को लिखा है। ठीक है, कनेक्शनिज़म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, CCK08। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी है क्रेडिट कोर्स के रूप में किस यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा ने किया था। किसने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा ने। ठीक है, इसको किया था CCK08 को। बट इसके बाद भी मूक ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक वही वाला है जो CCK08 में बना था, नहीं, इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारे लोगों ने चेंजेस किए। जैसे 2008 में हुआ, 2012 में चेंज हुआ, कुछ प्रोफेसर्स ने मिल करके किया था। और इसके बाद जो है कि जो प्रोफेसर्स थे, आपको कई बार आता है उडासिटी का नाम ऑप्शन में देता है, वो भी इसी से संबंधित है कि जो प्रोफेसर्स थे जिन्होंने 2012 में ये सारे काम किए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक वर्क उन्होंने किया था, जिसके बाद से जो है उनको काफ़ी गेन, मतलब काफ़ी प्रॉफिट होता है। जिसके बाद वो उडासिटी को लेकर के आते हैं, जो कि ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग का एक बिजनेस मॉडल आप कह सकते हैं, वो था उडासिटी। तो ये काफ़ी बार देता है कि उडासिटी है, तो हाँ, मूक का जो है ये ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग मॉडल था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ऑप्शन में देगा कोर्सेरा। कोर्सेरा इज़ ऑल्सो अ मूक, कोर्सेरा हो गया और EDX हो गया, ये भी आपका, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके मूक के प्लेटफॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है मूक के बारे में, अब इनके कोर्स के क्या फॉर्मेट हैं, लैंग्वेज क्या है, कैसे हम पा सकते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके फीचर्स को। कोर्स का फॉर्मेट क्या है, सेल्फ पेस्ड और स्केड्यूल कोर्स। आप चाहें तो आप सेल्फ पेस्ड मतलब खुद से भी सीख सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं, स्वगति से, और शेड्यूल कोर्स, या फिर आप चाहें तो भाई हमको इतने बजे का रोज़ क्लास चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं। लर्निंग मॉडल दोनों हो सकता है, ऑनलाइन और ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बताया है कि जहाँ पे मिक्स होगा। ठीक है, कोर्सेज़ का नंबर तो अभी नहीं बताया गया है, और नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो जब आप जाएंगे किसी भी कोर्स में तो उस प्लेटफॉर्म पर ही आपको दिखा देंगे, क्योंकि वो नंबर फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि दैट इज़ चेंज। ठीक, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है, वेदर वन अदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फॉर कोर्स कंप्लीटेड ऑन मूक प्लेटफॉर्म। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि आप जिसके थ्रू भी करेंगे, जैसे मूक में भी क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट दे देंगे। ठीक, चलिए, तो बाकी इसमें प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज, मोबाइल ऐप और ऐप प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें दी हैं। मूक आर ड्राइवन बाय पेडागोजिकल टेक्निक्स
नॉलेज शेयरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ऑफ कोर्स मूक क्यों लाया गया है? मूक एक कोई इंडियन का तो वो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसको 2008 में जॉर्ज सिमंस ने और डाउन्स, स्टीफन डाउन्स नाम था, इन्होंने ओपन किया था। फिर 2012 में भी थोड़े चेंजेस हुए, ओडासिटी, कोर्सेरा, EDX इसी के पार्ट हैं। तो आखिर जब इसको ओपन किया गया है तो क्यों? ताकि एक तो ये बिजनेस का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इसके साथ एक लार्ज नंबर पे नॉलेज को शेयर करना, ठीक, ये सारे चीज़। मूक जो है यहाँ पे ऑफर फॉर फ्री और एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। जो कोर्सेज़ हैं इसके वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभी होते हैं, और कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो उनके अगर कॉस्ट भी होते हैं तो बहुत ही नॉमिनल होते हैं, ताकि वो जो है बच्चों पे बर्डन ना पड़े। और बहुत सारे मूक कोर्सेज़ जो है ऑफर बाय प्रोफेसर्स एट द टॉप स्कूल्स, वो प्रोफेसर जो कि टॉप स्कूल में के होते हैं उनके द्वारा इसके कोर्सेज़ को लिया जाता है, लेक्चर्स को लिया जाता है और उसको फिर उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे मूक जो है फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक। फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब है वो ओपन भी हो सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मूक को हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, आप ये याद रखिएगा, मूक कैन बी टेकन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए कुछ पेडागोजिकल बेनिफिट दिया हुआ है, लिंक बिटवीन मूक फीचर एंड पेडागोजिकल बेनिफिट। तो आपको पता है कि अगर ऑनलाइन मोड में अगर हम कोई लेक्चर को दे रहे हैं मूक पर, तो ये क्या होगा, एफिकेसी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ये बढ़ेगी, जो हमारी एफिकेसी है ऑनलाइन लर्निंग की वो बढ़ेगी। अगर हम ऑनलाइन क्विज़ और असेसमेंट दे रहे हैं तो हमें जो याद, जैसे जो हमने पढ़ा उसको रिट्राइव करने में, पुनः रिकॉल करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अच्छा होगा। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, क्विज़ेज़ हैं, तो इससे क्या होगा, उस टॉपिक के ऊपर हमारी कंटेंट मास्टरी अच्छी होगी, तो मास्टरी लर्निंग यहाँ से आ जाएगा आपका। क्लियर? पीयर और सेल्फ असेसमेंट अगर हम कर रहे हैं, मतलब खुद का भी असेसमेंट कर रहे हैं और अपने दोस्त का भी कर रहे हैं, तो इससे लर्निंग भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे आ रही होंगी, बहुत सारी मेरे फ्रेंड को आ रही होंगी, और इससे मैं स्व आकलन भी कर सकती हूँ कि मेरा और उसकी पोजीशन क्या है। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं तो ये आपके अटेंशन को भी ग्रास्प करेंगी और फोकस को भी। होता क्या है, द वीडियो इज़ टू लेंदी, तो वहाँ पे हमारा अटेंशन बहुत बार बिगड़ जाता है, बट अगर वीडियो शॉर्ट होती है तो हमारा अटेंशन वहाँ बना रहता है। ऑनलाइन फोरम में पीयर असिस्टेंट आउट ऑफ बैंड लर्निंग जो है यहाँ पे हमारे लिए पेडागोजी आपका बेनिफिट के रूप में काम करेगी। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मूक कोर्सेज कि व्हाट आर द प्रोसेस, आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं फॉर्म्स में जब हम मूक के ऊपर जाते हैं, ठीक। अब वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, वो प्लेटफॉर्म जो यहाँ लिखा है उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, कि बिकॉज क्वेश्चन इज़ आस्क्ड ऑन दिस बेसिस, तो बहुत ही ध्यान से। ये नेप्टेल है कि मुकिट है कि ITBX क्या है, और स्वयं है ही, तो वो तो आपको पता है एक प्लेटफॉर्म की स्वयं है। इसके अलावा भी बाकी जो 3 लोग हैं या 4 लोग जो भी हैं उनको आपको बेहतर तरीके से जानना है, ठीक। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम जान जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि देयर आर मल्टीपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, अब मूक शुड बी यूज़फुल, कंसिस्टेंट एंड क्रेडिबल। कंसिस्टेंट होना चाहिए और क्रेडिबल होना चाहिए, वे विश्वास तो होना ही होना चाहिए। प्रोवाइडर है, कोर्स मॉडल है और लर्निंग मॉडल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका चार्ट, इसको आप थोड़ा सा याद कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला है नेप्टेल, जो कि प्रोवाइडर है। तो नेप्टेल की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताई है। नेप्टेल जो है ये शेड्यूल कोर्स फॉर्मेट के अंतर्गत है, और लर्निंग मॉडल इसमें ऑनलाइन ही आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक। नेप्टेल के बाद नेक्स्ट है मुकिट, ठीक है, मुकिट। तो यहाँ पे मुकिट क्या है, ये भी आपका शेड्यूल है, इसका लर्निंग मॉडल ब्लेंडेड है कि आप जैसे चाहें वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेप्टेल की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए अभी भी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। मुकिट भी आपका शेड्यूल होगा। इसके बाद है IITBX। IITBX जो है ये आपका शेड्यूल सेल्फ पेस है। शेड्यूल मतलब आप अपने समय के अनुसार इसको जो है कर सकते हैं, और ये भी आपका ऑनलाइन जो है लर्निंग मॉडल है।
स्वयं में आपको पता ही होगा कि ये भी सेल्फ पेस्ड है और शेड्यूल ये भी होता है, शेड्यूल सेल्फ पेस्ड और ये ब्लेंडेड है। अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक है या जो हेडिंग है आप देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या प्रक्रिया है। तो पहले तो आप प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझेंगे कि आपको मूक पर किसी कोर्स को क्या करना है, इनरोल होना है, तो अब उसके क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिए कि आपको नेप्टल से जाना है कि मुकिट से, ITBX में या स्वयं में, जाना किस में है। प्लेटफॉर्म को चूज़ करने के बाद आप अकाउंट चूज़ करेंगे, वो आप अपना चूज़ करेंगे, ठीक है। डिसाइड हाउ वी वांट टू लर्न। अब इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस प्रकार से सीखना है। जैसे यहाँ पर जब आप आएंगे अकाउंट को चूज़ करने के बाद, तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। एक है ऑडिटेड कोर्स। ऑडिटेड कोर्स उस कोर्स को कहते हैं जो कि आप खुद के लिए सीख रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती है तो मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक। ये ऑडिटेड कोर्स है। एक आपका होता है सर्टिफाइड कोर्स। सर्टिफाइड कोर्स जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट मिले या वेरिफिकेशन मिले, ये सारी चीज़। और एक होता है स्पेशलाइजेशन कोर्स कि जहाँ पे कोई एक चीज़ के ऊपर मास्टरी का वो आपको मिलेगा। इसके बाद आप मूक पे एनरोल होंगे और आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इजी स्टेप है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान रखा गया है ताकि सभी लोग क्या कर सकें, आसानी से इसको जो भी करना चाहे वो कर सकता है। कभी कभी लर्नर मूक भी बहुत इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में हो गया है। लर्नर सेंट्रिक मूक का मतलब है कि जो कि लर्नर के इर्द गिर्द घूमता हो, लर्नर के एक्टिविटीज़ के अराउंड हो, ठीक, उसके चीज़ों का ख्याल रखें। माइक्रो क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए आप। ये तो नहीं पूछा है आज तक, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो जो क्रेडेंशियल है, माइक्रो का मतलब ही होता है कि माइन्यूट, बहुत छोटे से छोटा। तो हर एक विषय जो आपका है, स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो डीपर नॉलेज होती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, वो माइक्रो क्रेडेंशियल में आती है, ठीक। अब इसमें किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी हासिल करना, स्पेशलाइजेशन करना या डिग्री, ये सारी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। That is micro credential. मूक प्लेटफॉर्म इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मूक के कौन कौन से प्लेटफॉर्म इंडिया में हैं। तो मूक आपको पता है कि लीडिंग एनरोलमेंट कंट्रीज़ एट एनरोलमेंट के टर्म्स में USA के बाद। अब यहाँ पे EDX, कोर्सेरा, उडासिटी, स्वयं, नेप्टल, ये लोग इसके कोर्स प्रोवाइडर हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, EDX, कोर्सेरा, नेप्टल, स्वयं और Udacity. MOOC is an eminent alternative for learners in India to have access to higher education and to improve quality of their education with online learning. Government has taken many steps to provide open education for repository. ओपन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स जो है वो लिए हैं, जैसे ओपन रिपोजिटरी, लाइब्रेरी, एजुकेशनल मीडिया फ्लाइज, ई-बुक्स एट्सेट्रा. They have been made accessible to all through technology with participation of the following institution. तो गवर्नमेंट ने आपके नॉलेज को अच्छा करने के लिए, एजुकेशन को ओपन एजुकेशन बनाने के लिए बहुत सारे रिपोजिटरी ओपन किए हैं, लाइब्रेरीज़, एजुकेशनल मीडियाज़, फ्लाई और ई बुक्स। और इनको आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया है कि आप इग्नू के नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी से इसको ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? इग्नू के नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी से। सशक्त या सक्षत प्रोवाइडिंग ई कंटेंट, यहाँ पर ये जो सक्षत नाम का है आपका ऐप या जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये ई कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। CBSE शिष्या फॉर 11th and 12th स्टैंडर्ड। तो शिष्या जो CBSE शिष्या है वो भी आपसे पूछ सकता है, शिष्या जो भी आप बोलें, वो भी आपको प्रोवाइड करता है कोर्स 11वीं और 12वीं के बच्चों का। विद्या वाहिनी इंटीग्रेटिंग IT इनटू द करिकुलम ऑफ रूरल स्कूल। विद्या वाहिनी जो है वो IT के करिकुलम को गांव के स्कूलों से जोड़ती हैं। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ERNet कनेक्टिंग वेरियस कॉलेजेस एंड स्कूल बाय प्रोवाइडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। एडुसेट आप सभी को पता है कि जो 2004 में सैटेलाइट लॉन्च की गई थी आपकी GSLV के थ्रू, जो कि फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी भारत की। कॉन्सर्टोरियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, द यूज़ ऑफ TV। हाँ, इनफ्लिबिनेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनफ्लिबिनेट की देखिए फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इनफ्लिबिनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर।
ऑटोनॉमस इंटर स्टेट सेंटर फॉर कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इन्फ्लिबिनेट के थ्रू जो है वो क्या होती है, संचालित। ईपीजी पाठशाला जो प्रीवियस ईयर हमने पेपर किया है 2022 वाला ही शायद है, तो वहाँ पर आप देखेंगे ईपीजी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो ईपीजी पाठशाला, पीजी से आपको तो पता ही समझ के कि पोस्ट ग्रेजुएट की बात की गई है, तो ये भी जो है ये इन्फ्लिबिनेट द्वारा ही लॉन्च है। ईपीजी पाठशाला इन्फ्लिबिनेट ऑफ यूजीसी, ये एक रिपोजिटरी जो ई कंटेंट प्रोवाइड कर रही है उससे कहीं ज़्यादा है, और ये असेसमेंट भी करती है देन द मूव। ईपीजी पाठशाला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक इनिशिएटिव है अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन आईसीटी, और ये यूजीसी द्वारा किया जाता है। तो अभी आपने जितनी भी चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उनके नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए शॉर्ट में। जैसे कि देखिए ईपीजी पाठशाला का है तो इन्फ्लिबिनेट और यूजीसी द्वारा है, ठीक। इन्फ्लिबिनेट एक आपका ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस से याद रखिएगा, इस पर किसी का गवर्निंग कोई बॉडी नहीं है। जैसे इन्फ्लिबिनेट को यूजीसी जो है जब हम ईपीजी पाठशाला की बात करेंगे उसके साथ मिलके कर रहा है, बट इन्फ्लिबिनेट इटसेल्फ इज़ अ ऑटोनॉमस बॉडी एंड ऑल्सो यू लर्न इट्स फुल फॉर्म। एडुसेट आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आप नेट याद रख सकते हैं जो स्कूल और कॉलेजेस को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। विद्या वाहिनी आईटी के साथ जोड़ रहा है स्कूल के रूरल स्कूल्स के शिक्षा 11वीं 12वीं बच्चों के लिए है। सक्षत ई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेपटेल, मुकेट, आईआईटी, बीएक्स और ये जो चीज़ें आपने पढ़ी इनको किन लोगों ने लॉन्च किया है, कौन सी संस्थाओं ने लॉन्च किया है, किस साल लॉन्च किया है, और वेबसाइट की आपको लिंक भी दी हुई है, ठीक। सबसे पहला है नेपटेल, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग नेपटेल। इसको 2003 में आपका शुरू किया गया था। जो प्लेटफॉर्म इसके पीछे है, इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सा है आपका, आईआईटी मद्रास। नेपटेल जो है एकमात्र लार्जेस्ट सिंगल रिपोजिटरी है आपका टेक्निकल कोर्सेज़ में, जो कि वीडियो फॉर्मेट में विथ टेक्स्ट मेटाडाटा के फॉर्म में यहाँ पर वीडियोस और आपके जो भी चीज़ें आपको जो कंटेंट है, आपका मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक। नेपटेल जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ही ओपन की गई थी, और अकेले नहीं बल्कि उनके जॉइंट में भी थे जो 7 आईआईटी थी, और उस समय पे आईआईएससी जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु के अंतर उसके साथ। तो ये कोई एक अकेला नहीं है जिन्होंने जो है ये सारी चीज़ें की थी। तो नेपटेल जो है वो आपका गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया था, 2003 में किया गया था 7 आईआईटी के साथ मिल करके, लेकिन मेनली जिन्होंने इसको किया था वो आईआईटी मद्रास वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं मुकिट, ये क्या है आपका, मुकिट। मुकिट क्या है आपका, तो ये एक आपका जो मूक है उसको मैनेजमेंट सिस्टम है, कह सकते हैं आप, मूक का मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर द्वारा इसको जो है वो किया गया था, 2012 में यहाँ पर इसको ओपन किया गया था या डेवलप किया गया था, आप कह सकते हैं। मेनली जो मुकिट है जो आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है, ये आप बेसिक याद रखेंगे। और इस मुकिट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने मूक पढ़ा तो उसमें भी सी मूक पढ़ा था और एक्स मूक पढ़ा था, तो जो सी मूक वाला है उसको मेनली मुकिट यहाँ पर देखता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड कामों को करता है, ठीक। और लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर स्टेशन पे भी अपने आप को सर्वाइव, क्योंकि ताकि रूरल एरियाज़ में भी आसानी से काम किया जा सके, ठीक। मतलब ये है कि ये सिंगल कोर्स जो है या फिर यूट्यूब वीडियोस का भी प्रयोग करके ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कर सकता है। आईआईटी बीएक्स आपका नेक्स्ट है। आईआईटी बॉम्बे से क्वेश्चन आता है, बी का मतलब ही आपका बॉम्बे एक्स, क्योंकि इसको आईआईटी बॉम्बे ने जो है किया है, तो ये नाम से भी आप समझ सकते हैं। आईआईटी बीएक्स से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए आईआईटी बीएक्स एक नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म है, ये आपको याद रखना है, नॉन प्रॉफिट है। आईआईटी बीएक्स क्या है, एक नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म है जिसको कि आईआईटी बॉम्बे ने यूज़ किया था, ओपन सोर्स। और ये जो है इसका जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है वो क्या है, ओपन ईडीएक्स है, क्या है, ओपन ईडीएक्स।
ये कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी आगे भी आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, क्योंकि जब मैं सेल्फ नोट्स का कॉपी वाला लिखा होगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियरली आ जाएंगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग इन्फॉर्मेशन की नहीं, जो टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको वही बता रही हूँ जो पेपर में रिपीटेड टाइम आई हुई हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है। इसके साथ ही इसकी जो फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये भी होती है। ये भी आपका ब्लेंडेड लर्निंग को यूज़ करती है, ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वयं है, तो स्वयं 2016 में आया है आपका। स्वयं 2016 में इसको MHRD जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के किया था। तो आ गए हम ऑनलाइन मेथड्स में, जिसमें मूक है, स्वयं है और स्वयं प्रभा है। डोंट गेट कंफ्यूज, मूक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, स्वयं से भी आता है और स्वयं प्रभा से भी आता है। मूक एसिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एसिंक्रोनस क्या होता है, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है कि वो जो सिंक्रोनस होगा वो रियल टाइम कन्वर्सेशन होगा। जैसे कि आप अगर ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं, या फिर जब आप फ़ेस टू फेस जैसे किसी एक से, या फिर जूम मीटिंग वाली जो चीज़ें हो गई कि आप सामने वाले को रियल टाइम में देख रहे हो, रियल टाइम में वो आपके आंसर कर रहा है, दैट इज़ सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस क्या है, जैसे हमने ईमेल भेज दिया, हमने कोई बात भेज दी, तो सामने वाले को जब समय मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो देख रहा है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो मान लीजिए ये है, तो आप लोग लाइव नहीं देखेंगे, लाइव नहीं देखते हैं तो आप बाद में अपने समय के अनुसार देख रहे हैं, सो दैट इज़ एसिंक्रोनस। सो मूक भी बिल्कुल उसी प्रकार का है कि उस पर कंटेंट जो है डाला जा चुका है, आप अपने समय के अनुसार उसको देखते हैं। ये समझ आया सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। तो अब मूक क्या है, एसिंक्रोनस है। ये डिसएडवांटेजेस सेक्शन और स्कूल ड्रॉप आउट के लिए बेसिकली बनाया गया है, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर हैं दे डोंट नीड, हाँ कुछ चीज़ों में स्पेशलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि माइक्रो क्रेडेंशियल वाला कॉन्सेप्ट मूक का, कि जहाँ पर वो क्या कर रहा था, वो किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहता है, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना चाहता है, या फिर अच्छी अच्छी डिग्रीज़ लेना चाहता है, तो वो उसका यूज़ करता है। बट मेनली इसका यही है। फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, 2008 में सबसे पहले शुरू किया गया था। मैंने आपको बताया ना, CCK08 जॉर्ज सिमन और स्टीफन डाउन्स द्वारा। देखिए, कनेक्शनिज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ, आप देख सकते हैं। जॉर्ज सिमन्स और स्टीफन डाउन द्वारा शुरू किया गया था, CCK08। डोंट गेट कंफ्यूज कि कभी CCK08 लिख के आ जाए तो भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। क्रिएटेड एज क्रेडिट कोर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, ये भी मैंने आपको बताया है कि मैनिटोबा यूनिवर्सिटी में इसको क्रेडिट कोर्स के रूप में यूज़ किया गया था, बट इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से आज ये ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है। 2012 में इसको चेंज किया गया था, और वो चेंज करने वाले प्रोफेसर में कौन थे, सेबेस्टियन थ्रून एंड पीटर नॉर्विग। इन्हीं का नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, आप देख सकते हैं, सेबेस्टियन थ्रून एंड पीटर नॉर्विग। इसके बाद उन्होंने जो है ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र किया था, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मैंने बोला कि सेबेस्टियन और पीटर ने मिलकर के इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक ऑनलाइन कोर्स किया। और इसके सक्सेस के बाद दोनों प्रोफेसर ने मिलकर के उडासिटी मैंने आपको बताया कि वो भी आपका है एक प्लेटफॉर्म, तो उडासिटी नाम का एक बिजनेस मॉडल शुरू किया फॉर ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग, ताकि ऑनलाइन जो है क्या हो सके, नॉलेज को शेयर किया जा सके। इसको लेकर के उडासिटी के ऊपर नाम के प्लेटफॉर्म पर एक बिजनेस मॉडल के रूप में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अदर मूक प्लेटफॉर्म देखिए कौन कौन से, ये सारे के सारे मूक प्लेटफॉर्म हैं, ठीक। इसमें से जो है आप सबका जिसका फुल फॉर्म है और वो किससे रिलेटेड है आप वो लिख सकते हैं। उडासिटी हो गया, किससे रिलेटेड मतलब किस देश से रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है। उडासिटी हो गया, कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, नेप्टेल हो गया। जितने का नाम मैं बता रही हूँ ये सारे मूक के प्लेटफॉर्म से आपको याद रखना है, ठीक है, प्रोवाइडर हैं। उडासिटी, कोर्सेरा, EDX, नेप्टेल, IIT BX, मूककिट, ये तो अभी हमने पढ़ा, नेप्टेल, मूककिट, IIT BX और स्वयं। कैनवास नेटवर्क, कॉग्निटिव क्लास, कैडेंस और आइवर्सिटी, दीज ऑल आर द
आपके ये कोर्स प्रोवाइडर हैं मूक पर। अब बात करते हैं स्वयं। तो स्वयं भी एक मूक प्लेटफॉर्म है। स्वयं की फुल फॉर्म भी है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव एंड यंग एस्पायरिंग माइंड। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जी, एक्टिव के बाद लर्निंग भी है, इसको आप याद रखिएगा। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके। स्वयं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था। इंडिया की ये वेबसाइट है, तो इसलिए काफ़ी बार पूछा जाता है। अच्छा, ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, दिस कम्स इन एग्ज़ाम वेरियस टाइम्स कि व्हाट आर द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्वयं। तो 3 जो कार्डिनल पॉलिसी है वो है इक्विटी, क्वालिटी और एसेस। इक्विटी का मतलब है कि सब तक पहुँचे समता, एसेस का मतलब पहुँच, और क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता परक हो। तो आपको ऑप्शन में जो कंफ्यूज करने के लिए देगा, और वो लोग देंगे इक्वालिटी। क्या देंगे? इक्वालिटी, समानता। और हम इक्विटी पढ़े होते हैं, बट इक्विटी के साथ इक्वालिटी को फ्री में लेकर जाते हैं और वहाँ इक्वालिटी पे टिक भी करके आते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। इक्विटी, एसेस और क्वालिटी, ठीक है। समता हो गया आपका, आपकी पहुंच हो गई, आपकी गुणवत्ता हो गई। ये चीज़ें इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। मूक प्लेटफॉर्म को इंडिजीनियसली, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा 2008 में इसको खोला गया था सिमंस द्वारा और डाउन द्वारा, बट इंडिया के तौर पे अपने लेवल पे इंडिजीनियसली का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो विदेश में डेवलप हुई सबसे पहली बार, जैसे मैगी है, तो बाबा रामदेव ने क्या किया? मैगी का एक अपना रूप निकाला जो कहा कि मेड इन भारत है। तो ये चीज़ इस तरह से इन्होंने मूक का प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया वो किसने किया है? AICTE ने किया है, ठीक है। AICTE ने मूक प्लेटफॉर्म को क्या किया है? वो डेवलप किया है। कब किया है? 2016 में। और ऐसे मूक कब आया था? 2008 में, 2012 में उसमें चेंज हुआ था, और भारत में 2016 में गैजेट का नोटिफिकेशन आउट करके जो ये हैं इन्होंने निकाला था। UGC का जो रेगुलेशन है 2016 का, वो क्या कहती हैं वो देख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और इसमें ये AICTE के साथ ना इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की भी मदद ली थी, ये बात आपको याद रखना है। UGC रेगुलेशन में कहा गया था, एडवाइज द यूनिवर्सिटी टू आइडेंटिफाई कोर्सेज वेयर क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर टू द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फॉर द कोर्स डन ऑन स्वयं। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि बच्चे जो हैं, अगर वो मान लीजिए कि स्वयं पोर्टल से कोई कोर्स को वो कर रहे हैं, ठीक, तो वो जो क्रेडिट्स उनके होंगे वो क्रेडिट्स उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र हो पाएँ। मतलब ये कि मान लीजिए कि आपके किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कुछ अच्छे नंबर नहीं आ रहे और उससे रिलेटेड ही आपने कोई कोर्स कहाँ कर रखा है, आपने कोई कोर्स मान लीजिए कि स्वयं पे किया, या फिर सेम 2 जगह आप एक कोर्स को कर रहे हैं कि वहाँ पे आप कुछ पढ़े, उससे रिलेटेड ही कोई चीज़ आप स्वयं पे भी कर रहे हैं, वहाँ आपके अच्छे नंबर नहीं आए, स्वयं वाले पे आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो क्रेडिट क्या हो सके? ट्रांसफ़र हो सके। इसकी बात यहाँ पे की गई है कि एकेडमिक रिकॉर्ड में जो स्वयं पर भी कोर्स किया गया है उसके भी नंबर को मतलब कि वो जो है मान्य करे। और हो सकता है आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी खुद इस चीज़ को ओपन कर दे, अभी है नहीं बट वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग का जो आउटलुक दिख रहा है कि आप स्वयं से ये कोर्स कर लीजिए और हमारे यहाँ से 5 क्रेडिट आप ले जाइए, जो नहीं करेगा उसको 5 क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी जो फ़िलहाल का स्वयं है, हाँ ये भी चीज़ है कि स्वयं पे जो है अगर आप बात करें तो यहाँ पे 2000 कोर्सेज़ की बात की जाती है स्वयं पे, कि 2000 कोर्सेज़ हैं और 8000 घंटे आपको पढ़ना है। 8000 क्या है? लर्निंग आवर है, ठीक, जो कि स्कूल से लेके UG से लेके PG से लेके बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स, लॉ, सारी चीज़ों को ये लोग कवर करते हैं। प्रेजेंट स्वयं जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो आपका नेप्टेल है उसके द्वारा, नेप्टेल क्या है आपका? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इन्हांस लर्निंग, ठीक है। तो नेप्टेल आपका हो जाएगा टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, टेक्निकल नहीं, टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इन्हांस्ड लर्निंग। तो नेप्टेल जो है आपका ये हो जाएगा। इसके साथ IIT मद्रास, ये स्वयं के लिए है। देखिए ये एक बार में आपको नहीं आएगा, अभी भी ऐसा होता है काफ़ी बार कि जब
आप 3 से 4 बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको लिटिल बिट कन्फ्यूज़न रहेगा। बट पेपर में जो चीज़ मैक्सिमम टाइम आई है, जब आप लास्ट टाइम पे रीड करें, तो जैसे कि स्वयं है, तो स्वयं के साथ अब धीरे धीरे आपको एसोसिएट करना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, IIT मद्रास है, नेपटेल है, गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ये क्वेश्चन में दे देता है। इसके साथ ही IIT बॉम्बे का जो मैंने आपको बताया, IIT BX का कि ये नॉन प्रॉफिट आपका संस्था है, वो भी पेपर में आया हुआ है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो करंट स्वयं, नेपटेल हो गया, IIT मद्रास हो गया, गूगल इंक के सहारे जो इनकॉर्पोरेटेड है INC डॉट और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर कोलैब करके बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करना सारे उन लोगों को, खास तौर पे जो डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, इस पे क्लास 9 से लेकर के, जैसे स्कूल लेवल को तो कवर किया जा रहा है, किंतु किस क्लास से किस क्लास तक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, स्वयं पर कक्षा 9 से लेकर के PG तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। 9 से लेकर PG तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसमें नहीं लगने वाला है, ठीक। और 1000 से ज़्यादा स्पेशली चूज़न फैकल्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। शुरुआत में हमने बात की थी कि पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कम लगेगा, बहुत ही नॉमिनल, और नॉमिनल कुछ ही कोर्सेज़ में लगते हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोर्सेज़ इन 4 क्वाड्रेंट्स, स्वयं के जो कोर्सेज़ हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में हैं। स्वयं की जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक। कि स्वयं जो है ये आपका क्या है कि एक, अगर हम इंडिजीनियस की बात करें तो ये AICTE द्वारा बनाया गया है 2016 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके। इसके अलावा स्वयं जो है एक MOOC का प्लेटफॉर्म है। स्वयं जो है, अगर हम बात करें तो अभी करंट स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, IIT BX के साथ मिल करके, IIT मद्रास, IIT मद्रास के साथ मिल करके, और ये सारी चीज़ें लेकर के गूगल इंक के साथ है, और इनके साथ मिल करके ये है। इसके जो कोर्सेज़ हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से 9 से PG तक के कोर्सेज़ को दिलाता है। 4 क्वाड्रेंट्स में इसके कोर्सेज़ आते हैं। एक तो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, एक कुछ रीडिंग मटेरियल है जो कि स्पेशली प्रिपेयर किया गया है, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जो कि जहाँ पर आपको जो समस्याएं हैं उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक सेल्फ असेसमेंट है कि आपने जब सारी चीज़ों को पढ़ लिया, डाउट क्लियर कर लिया, तो आप अपने असेसमेंट कर पाएँ। तो टेस्ट और क्विजेस दिए गए हैं, ठीक। इन ऑर्डर टू इंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट स्वयं पर मिले, इसके लिए इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं भाई? 9। देयर आर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑन स्वयं टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एंड टू इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। ओके, सो ये जो 9 आपके लोग आ रहे हैं, इन लोगों के नाम को अच्छे से समझिएगा कि कभी कभी ऑप्शन में नाम के साथ ही थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 कोऑर्डिनेटर कौन कौन से। जब आप स्वयं की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ भी आपको ये 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम वहाँ सामने दिखेगा। सबसे पहला है आपका AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेल्फ बेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज़ के लिए AICTE जिम्मेदार है। मतलब आपको जिस तरह का कोर्स चाहिए ना, तो आपको वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू वो मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि MOOC पे आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्वयं पे भी ईजी तरीके से हो जाता है, और उस फील्ड में आप जाएंगे और आपको स्पेशलाइज्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा। तो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके तहत इंटरनेशनल कोर्सेज़ और सेल्फ बेस्ड की चीज़ों को आप सीख सकते हैं। नेपटेल, जो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग है, इसमें आप क्या करेंगे, इंजीनियरिंग के जितने भी क्षेत्र हैं ये आएगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपके नॉन टेक्निकल, बेसिकली जो आपका PG एजुकेशन है उसको हम लोग करते हैं UGC में। CEC में हम लोग UG की एजुकेशन को देखते हैं। UGC में हम लोग किसको देख रहे हैं भाई? PG को देख रहे हैं, PG लेवल। वैसे CEC में हम किसको देखते हैं? UG लेवल को देखते हैं, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो सबको पता है कि NCERT किताबें स्कूल लेवल पर ही आती हैं, तो स्कूल एजुकेशन हो जाएगा। NIOS है, तो NIOS भी आपका स्कूल एजुकेशन के लिए रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए है।
इग्नू फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी स्कूल के लिए ही है, लेकिन ये आउट ऑफ स्कूल, वो बच्चे जो कि कभी स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं, कभी छोड़ दिया है, ठीक, पढ़ना चाहते हैं। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, IIMB ये मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके लिए है। और उसके बाद निटर, ये 9वें हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक, निटर, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। सो दीज आर द 9 कोऑर्डिनेटर्स, ये 9 के 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा, AICTE, ये था। AICTE के बाद आप याद रखेंगे नेप्टेल को, नेप्टेल तो हमने बार बार अभी पढ़ ही रहे हैं, नेप्टेल, ठीक है। नेप्टेल के बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा, एक तो UGC जैसे याद आएगा वैसे ही हमको याद रखना है CEC, UGC और CEC, ठीक। अब ये 4 हो गए। इन 4 के बाद हम आते हैं किस पे, अपने इग्नू पे। इग्नू पे आएंगे तो इग्नू के साथ हमको याद आएगा NCERT की, NCERT के साथ ही NIOS की याद आएगी, क्योंकि ये दोनों स्कूल लेवल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद ये आपका हो गया 7 हो गए, 2 और आपके बचे हैं। तो एक आपका जो है जो मैनेजमेंट वाला काम देख रहा था IIMB, और एक आपका हो जाएगा निटर, NITTR, ट्रिपल टी है, याद रखिएगा, निटर। सो ये आपके क्या थे, 9 आपके कोऑर्डिनेटर्स थे स्वयं के, जिनका नाम तो आपको ये पता होना ही चाहिए और किस लिए वो है वो पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। स्कूल एजुकेशन के लिए NIOS है और NCERT है, आउट ऑफ स्कूल के लिए इग्नू भी है और निटर भी है, क्योंकि टीचर एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। UG के लिए नेप्टेल भी काम करता है, AICTE, CEC और IIMB भी, और PG के लिए नेप्टेल, AICTE, IIMB और UGC। क्लियर है इतना। अब इसके बाद ये स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं, इनको अभी हम देखेंगे, बट उसके पहले ये आपके वही स्वयं का ही दिया है, जो स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं उन्हीं के बारे में दिया है कि स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स में जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके भी दिखाया था वही है सेम, कि वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक, और 30 मिनट से ज़्यादा कोई एक वीडियो है नहीं, और 20 घंटे के टोटल आपको दिए जाएंगे। कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज़ या डिस्कशन फोरम भी है, जहाँ पे आप इंक्वायरी को कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फीचर है, फीचर में भी वही है कि आप मल्टीमीडिया का यूज़ करते हुए अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करा सकते हैं। 1 स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरेक्टिव कंटेंट आप कर सकते हैं, ठीक, और इजीली एसेस है, और पीयर ग्रुप इंटरेक्शन और बहुत सारी चीज़ें, हाइब्रिड मॉडल भी है। 9 कोऑर्डिनेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं स्वयं प्रभा। पहले स्वयं प्रभा को पढ़ेंगे और उस स्वयं प्रभा को पढ़ने के बाद तब हम उसके वो 9 चैनल्स को देखेंगे, क्योंकि उसके जो वो 9 चैनल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में बहुत बार आपसे 9 चैनल्स के बारे में कि पहले, दूसरे, तीसरे कौन है उसको मैच करिए, वो आपसे पूछता है, ठीक है। देखिए स्वयं प्रभा जो है ये भी इनिशिएटिव है किसका, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब MHRD तो रही नहीं, लेकिन हालांकि उस टाइम MHRD ही कहते थे। तो स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा इज़ द ग्रुप ऑफ 34th DTH चैनल। आपके ऑप्शन में 40 भी दे रहा है, तो आप डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। भाई दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है, या तो 34 देगा या तो 40 देगा। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप ऑफ 34 DTH और ग्रुप ऑफ 40 DTH, इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन। चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7, मतलब पूरे दिन भर के बेसिस पे, यूजिंग द GSAT 15 सैटेलाइट का यूज़ करते हुए यहाँ पे बिल्कुल 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल ये आपके लिए रहता है। कौन है ये, इनका नाम क्या है, स्वयं प्रभा, ठीक है। तो ये बिल्कुल हॉस्पिटल वाली फीलिंग है कि जिसके एम्बुलेंस पे 24/7 लिखा रहता है। तो आपको याद रखना है कि स्वयं प्रभा आपके लिए 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहती है। GSAT 15 सैटेलाइट को लेकर के 34 DTH के चैनल इनको जो है दिए गए हैं, जिसपे कि ये अपने प्रसारण करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को, और नाम है इनका स्वयं प्रभा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनके भी जो कंटेंट हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा, जो आपने नेप्टेल, इग्नू, इन्फ्लिबिनेट, NIOS, NCERT, UGC पढ़ा है, सबके थ्रू इनके जो हैं वो दिए जाते हैं,
ठीक, देखिए अब इनका एक प्रक्रिया है। अब भाई जिसको 7 दिन काम करना होगा और 24 घंटे काम करना होगा तो कुछ तो उसकी प्रक्रिया है। तो रोज़ प्रतिदिन 4 घंटे का नया कंटेंट दिखाया जाता है। प्रतिदिन में 24 घंटे होंगे तो 24 घंटे में 4 घंटे तो इनके क्या हो गए, आपके 4 आवर क्या हो गए कि ये नए कंटेंट को पेश करेंगे। ठीक, और इसी 4 आवर के इन्होंने कंटेंट को पेश किया है, इसको ये 5 बार रिपीट करेंगे। कितनी बार रिपीट करेंगे? 5 टाइम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि एक बार फिर यहाँ दिखाया, फिर एक बार 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 यहाँ दिखाया। ठीक, तो अब आप इसको काउंट कर सकते हैं कि 5 बार रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे और 1 घंटे का फ्रेश एपिसोड आ रहा है। ठीक, तो ये टोटल आपके 24 घंटे हो जाएंगे और प्रतिदिन ये लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब मान लीजिए सुबह अगर 1 घंटे का दिखाया, फिर उसको एक बार रिपीट कर देंगे, फिर दोबारा दिखाया, या टोटल हो सकता है स्टार्टिंग में ही 4 घंटे का पूरा दिखा दिया, फिर उसको 4 घंटे रिपीट किए, फिर उसके अगले 4 घंटे वही, फिर उसके अगले 4 घंटे, ऐसा करते करते रिपीटेशन 5 बार होगा और नया कंटेंट 4 घंटे का होगा। ये क्लियर है? ये स्वयं प्रभा की बात हो रही है। कंटेंट प्रोवाइडर कौन कौन है इसके? तो इसके जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं वो आपके कौन है? नेप्टेल है, IIT है, UGC है, CEC है, इग्नू है। ठीक, NCERT भी है आपका, UGC भी है। ठीक, ये सारे NIOS भी है, ये सारे लोग भी हैं। अपलिंक्ड चैनल इसका कौन सा है? तो BIS AGN इसका अपलिंक्ड चैनल है जो कि गांधीनगर में है। वेब पोर्टल कौन है इसका? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वेब पोर्टल कि इसको जो चलाने वाला है पोर्टल वो कौन है? तो ये जो पोर्टल है, जो सेंटर है इसका जो मेंटेन करता है वो है आपका इनफ्लिबिनेट। क्या है? इनफ्लिबिनेट। ठीक, तो इनफ्लिबिनेट है इसका जो कि सेंटर, जो कि इसके वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि स्वयं प्रभा जो 24 से 7 आपके लिए मौजूद रहता है, 34 DTH 40 DTH को लेकर के, ये आपको जो वेब पोर्टल से ये संचालित होता है वो है इनफ्लिबिनेट, और प्रोवाइडर तो बाकी सब वही है। 4 घंटे का नया कंटेंट होता है, 5 बार वही कंटेंट रिपीट हो जाता है। 34 इसमें चैनल हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं। क्लास 9 से क्लास 12 तक के चीज़ें होती हैं, फिर इसके बाद के। अब हम वो चैनल्स को देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से वो 10 शुरुआत के जो 10 चैनल हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता भी है। स्वयं प्रभा के चैनल 1 से लेकर 10 तक, इसको कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि स्कूल लेवल पर है तो CEC करेगा या तो UGC करेगा। समझ में आया? 1 से 10 ये चैनल का नाम है जिसको कंट्रोल CEC और UGC के अंतर्गत होता है। चैनल नंबर 1 का जो नाम है वो है वागीश। देखिए आप इसको चाहें तो आप गूगल से भी अपने से कर सकते हैं। अगर इसमें और डिटेल आपको चाहिए तो आप डालिए कि 1 to 10 चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा, तो आपको वो क्या पढ़ाया जाता है उस चैनल पे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट वैसा एज सच कोई पूछता नहीं है, आपको जो पूछेगा वो सिर्फ और सिर्फ चैनल का नंबर के साथ आपको दे देगा कि मैच करने को कि ये चैनल किस नंबर पे है। ठीक है, तो चैनल नंबर 1 है वागीश, चैनल नंबर 2 है संस्कृति, फिर प्रबोध, थर्ड है प्रबोध। ठीक है, तो इसको यहीं पे आप बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? वागीश। ठीक है, वागीश, और फिर हमारी संस्कृति आएगी और संस्कृति के बाद हमें बोध होगा, तो बोध से आएगा प्रबोध। ठीक है, तो वागीश सबसे पहला हो गया, फिर संस्कृति आएगी, संस्कृति से आपको बोध की, ज्ञान की प्राप्ति, बोध आएगा, तो बोध से प्रबोध, और फिर आपको सब कुछ सत्य सत्य लगेगा तो सारस्वत। ठीक है, सारस्वत। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आपको ये समझ आएगा कि आपको अब इन चीज़ों का क्या करना होगा? प्रबंधन करना होगा। तो 5th पे आपका प्रबंधन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पांचों को एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले वागीश होगा, फिर आप उसको संस्कृति आएगी, तो संस्कृति के आने से आपके अंदर बोध होगा तो प्रबोध आ जाएगा। जब प्रबोध की प्राप्ति हो रही है तो आपको सब कुछ पता लग गया, तो सारस्वत हो गया। सब कुछ पता लग गया तो प्रबंध करना आवश्यक है, तो प्रबंधन हो गया। 5 चैनल समझ में आए? चैनल नंबर 1 वागीश, 2 संस्कृति, 3 प्रबोध, 4 सारस्वत और 5 प्रबंध। अब जब प्रबंध आपने किया तो वो प्रबंध आपने कैसे किया?
विधि के अनुसार ही किया ना प्रबंध, तो विधिक आपका 6वां चैनल होगा, ठीक है। और वो विधि जो आपने लगाई है वो आपने कहाँ से ली है, तो वो आपने ली है कौटिल्य से। कौटिल्य की पुस्तक भी आप सभी को याद होगी, विष्णु शर्मा की, वहाँ से ली है। तो आपको याद आया कि कौटिल्य नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि विधि जो आपने ली है वो कौटिल्य और आर्यभट्ट की पुस्तक दोनों से ली है, ठीक है। कौटिल्य और आर्यभट्ट की पुस्तक से ली है। उसके बाद जो है आप उसको जो है एक स्पंदन करते हैं, स्पंदन का मतलब स्पर्श से आप समझ सकते हैं, और फिर आप उस चीज़ों में दक्ष हो जाते हैं एट द एंड। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहला क्या था आपका, वागीश। वागीश सबसे पहला है, और अंतर जाके आप उस चीज़ में दक्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दक्ष। ये दो में कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरे पे जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिल रही है, संस्कृति मिल रही है संस्कृति। संस्कृति के आते ही आपको हो जाता है बोध, और बोध के साथ आ जाता है प्रबोध। बोध होते ही आपको सारा सच पता लग गया, तो सारा अश्वत्थ हो जाएगा। सारा सच पता होने के बाद आपको उसका प्रबंध करना होगा। अब उस प्रबंध के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, विधियों की आवश्यकता है। तो विधि के साथ यहाँ कौन आ जाएगा, विधिक। अब विधि आप किसके थ्रू करेंगे, कौटिल्य के थ्रू करेंगे कि आर्यभट्ट के थ्रू करेंगे। तो आपने कहा कि ठीक है हम स्पंदन करते हैं, और स्पंदन करके आप उस चीज़ में दक्ष हो गए। कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, आई तो आप फिर से 2-3 बार उसको पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, स्वयं प्रभा हमने कर लिया, स्वयं हमने कर लिया, मूक कर लिया। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे कन्फ्यूशियस जो है, जो चीन का रहने वाले थे, एक बहुत ही अच्छी बात कही है, आई हियर एंड आई फॉरगेट। मैंने सुना और मैं भूल गया। आई सी एंड आई बिलीव, मैंने देखा और मैंने विश्वास किया। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, और जब मैंने उसे किया तब मुझे समझ में आया। बहुत ही सही बात है, और ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। ये कोटेशन अगर आप स्कूल लेवल पर या अपने पीजी लेवल पर भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फैसिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इस कोट को भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूशियस का बहुत अच्छा कोट है और ईजिली याद भी हो जाता है। मैंने सुना और आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई बिलीव, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या कहा गया है, ठीक, कि जब आप करते हैं तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मतलब डूइंग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, और ये आज से नहीं, वर्षों समय पहले से ही लोग इस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक। द इंस्ट्रक्शन आर बेस्ड on give and take relationship in the teaching learning process. The instructional facilities that assist an instructor in the teaching learning process, they supplement teaching method and are not involved themselves, not as self supporting as teaching method. देखिए, पूरी मिला जुला करके बात ये है, जब भी आप किसकी बात करेंगे, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, जो एक चीज़ आपको अपने दिमाग में लगनी है वो ये है कि यू हैव टू कीप द स्टूडेंट्स एक्टिव एंड एक्टिव एंड एक्टिव। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों को आपको बिल्कुल एक्टिव रखना है, उनको नहीं छोड़ना है। उसके साथ दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको वैरायटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड कराना है। जैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप डाइवर्स लर्नर की सोच को देखो, आपके क्लास में बच्चों की स्थिति क्या है उसको समझो, उसके ऊपर चार्ट इम्पॉर्टेंट है कि टीएलएम कौन सा रहेगा, मॉडल ज़्यादा ज़रूरी है समझ के लिए, आप उसको करो। और अधिक से अधिक बच्चों के किसको इन्वॉल्व करो, आप सेंसेस को इन्वॉल्व करो, बच्चे को एक्टिव रखो क्लास में। इन सब का पूरा मिलाकर यही काम है, क्योंकि जब बच्चा एक्टिव रहेगा, सेंसेस उसके खुले रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करेगा, तो वो जल्दी से जल्दी ग्रास्पिंग पावर उसकी बढ़ेगी, उसकी नॉलेज इन्हांस होगी। ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो वही चीज़ है कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टीएलएम क्या है। बच्चों की रिटेंशन को बेहतर करने के लिए इसी में आप एडगर डेल का लर्निंग एक्सपीरियंस कोन भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्यों यूज़ करना चाहिए, मोटिवेशन ऑफ लर्नर। जब आप अलग अलग स्टिमुलाई देंगे, बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे, अरे आज मैडम ये लेकर के आई हैं, इससे पढ़ाएंगी, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, दे गेट मोटिवेटेड। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पर बेस्ड होता है कि सिंपल टू कंक्रीट, कॉम्प्लेक्स जाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। तो ये जो मैक्सिम है ये बच्चे को उनके प्रीवियस नॉलेज से एसोसिएट करके एक ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करेगी, रिटेंशन उनकी अच्छी होगी, और ये उनके जो आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ है, ये उनके एटीट्यूड को भी चेंज करने में फैसिलिटेट करेंगे, मदद करेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम का अच्छा होगा। देखिए ये कोई उतनी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि एक बच्चा जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाएगा और वो ये पॉइंट अगर आपको ऑप्शंस में भी देंगे, यू कैन ईजिली डू इट। तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। होलिस्टिक लर्निंग हो पाएगी, उसके साइंटिफिक टेम्पर जो है वो बढ़ेगा। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो हम बात करते हैं कि वो कोई भी चीज़ देखता है तो उसमें लॉजिक के साथ वो देखे, वो चीज़ उसकी प्रमोट होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे होगा और वो खेलते खेलते सीख जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जब आप टीएलएम देंगे, आखिर आप कैसे सीख रहे हैं? अगर मैं इसको हटा दूँ ब्लैक स्क्रीन और मैं सिर्फ बोलूँ तो क्या उससे आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी बट सबकी नहीं होगी और वो भी लॉन्ग टाइम तक नहीं होगी। सो जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगे, आपको पिक्चर्स क्यों याद रहती हैं? क्योंकि आप उसमें देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और सारी चीज़ें मूव ऑन कर रही होती हैं। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम सेंसेस गिव इफेक्टिव लर्निंग। ठीक, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर में आया भी था। यहाँ पर हर्से ब्लैंचर्ड का मॉडल है लीडरशिप का। किसका है? हर्से ब्लैंचर्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप। ये किस पे फोकस करते हैं कि एक व्यक्ति के एबिलिटी पर और एक इंडिविजुअल जो है उसके विलिंगनेस पर, कि वो क्या कर सकता है और वो क्या करना चाहता है, उसके बेसिस पे इन्होंने डी और एस दो कैटेगरी उसमें डिवाइड की है। ठीक है, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी इसको कहते हैं। डी और एस दो कैटेगरी में करते हैं। नेचर ऑफ लर्नर और मेंबर। अब देखिए ये लर्नर का नेचर कैसा है, इसके ऊपर है। D1 क्या है कि बच्चा अनेबल है और अनविलिंग है, वो कर नहीं सकता और वो करना भी नहीं चाहता। D2 है कि वो अनेबल है, कर नहीं सकता लेकिन उसको इच्छा है कि नहीं मैं करूँगा। D3 क्या है? एबल है, वो कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहता, और जो कि मैक्सिमम ये D3 की कैटेगरी में आते हैं हम लोग। और D4 है कि वो एबल भी है और वो करना भी चाहता है। ठीक है, तो देखिए जब D1, D2, D3, D4, इससे क्वेश्चन भी आपका आया है कि नेचर ऑफ लर्नर में जैसे कि कौन सा है कि एक व्यक्ति है वो जैसे इसमें इस टाइप से पूछता है कि वो करना चाहता है या D1 कैटेगरी में है, कैटेगरी भी दे के पूछ देगा, या फिर ये ही कि वो एबल है बट अनविलिंग है तो वो किस कैटेगरी में आता है। तो ये एक साल में आया था तो आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। D1 और D4 को पकड़िए। D1 में है तो ना तो वो कर पाएगा ना तो वो करेगा, ना तो वो कर पाएगा ना तो वो करेगा, और इसमें दोनों पॉजिटिव होगा कि वो करेगा भी और कर भी लेगा। ठीक है, करना भी चाहता है और कर भी लेगा। बचता है आपका D2 और D3 जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए D2 है तो D2 में आप याद रखिए कि वो जब पहले हमने किया तो दोनों में नहीं अनेबल था, तो यहाँ भी पहला वाला अनेबल है लेकिन वो कर सकता है, एक याद रखिए, और दूसरा ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। अब अप्रोच हमने क्या लगाया है लीडरशिप का जो वो है, वो अप्रोच क्या है? S1 क्या है? डायरेक्ट करना, कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे D1, D2, D3, D4 को याद करिए। D1 में क्या था कि वो अनेबल है ना, तो वो करना चाहता है और वो न करेगा, तो उसको हमको डायरेक्ट करना होगा बच्चे को। दूसरे में क्या था कि वो अनेबल था लेकिन वो करना चाहता है, जब वो करना चाहता है तो हम उसको कोचिंग देंगे। तीसरे में क्या था आपका कि वो जो है वो आपका एबल तो है लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है, तो उसको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। डेलीगेटिंग में कि अब वो एबल भी है और वो करना भी चाह रहा है। ठीक, देखो इफ़ अ कैंडिडेट इज़ एबल एंड विलिंग, ठीक, अगर कोई कैंडिडेट है वो क्या है? एबल है और अनविलिंग है। अब देखिए एबल है और अनविलिंग है, ठीक है, कि कर तो पाएगा तो लेकिन करना नहीं चाहता, तो ये D3 में आया आपके। तो D3 में आया तो हम क्या करेंगे? उसको S3 करेंगे, सपोर्ट करेंगे, देन ही मस्ट बी सपोर्टेड। एबल है और विलिंग है, करना चाहता है और कर भी लेगा, तो वो डेलीगेटिंग। तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई, बस आपको D1, D2, D3, D4 को पहचानना। मैंने आपको बताया कि D1 इजी है, D1 वाला करेगा ही नहीं, D4 वाला सब करेगा, दोनों में ट्रू। उसके बाद एक D3 और D2 में से एक कर लीजिए, दूसरा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और बस आपको ये उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना है। देखिए इसको भी याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर वो दोनों नहीं करेगा तो वो दिशा विहीन बच्चा है। क्यों? क्योंकि ना तो वो एबल है ना तो वो करना चाह रहा है, कुछ नहीं करना चाह रहा है ना D1 वाला। तो जब ये कुछ नहीं करना चाह रहा है तो आपको दिशा विहीन है। दिशा विहीन मतलब डायरेक्शन लेस हो गया है। सो यू हैव टू गिव हिम द डायरेक्शन। आपको क्या देना होगा? उसको डायरेक्शन। याद रहेगी ये बात। अब बात करते हैं वो
कर भी सकता है और करेगा भी, करना भी चाहता है वो। तो ये भी डी से स्टार्ट है। और डेलीगेटिंग की अब हम उसको क्या करेंगे भाई, बातचीत करके ठीक है तुम करो करो, बहुत अच्छी बात है। दोनों क्लियर हुआ, 2 ऑप्शन कटे क्योंकि ऑप्शन में यही देंगे, ठीक है। तो डेलीगेटिंग और डायरेक्शन समझ आया, किसको डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो डायरेक्शन लेस होगा, जो कि पहला वाला D1 होगा, और D4 वाले को डेलीगेटिंग की आवश्यकता होगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो बच्चा जिसको जो कि आपका विलिंग है करने के लिए, जो विल रखता है और अनेबल है, लेकिन अनेबल है, कर नहीं पा रहा है बेचारा, लेकिन विल रख रहा है कि नहीं यार मैं तो कर लूँगा, ठीक है कर लूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास हो सकता है रिसोर्सेस की कमी हो, कुछ ना कुछ कमी है। तो हमको उसको कोचिंग देना होगा, हमको उसको समझाना होगा, हमको उसको रिसोर्स बनना होगा, ठीक। तो ये D2 का हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे कि अब वो एबल तो है, कर पा रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, ठीक, उसके पास रिसोर्स है, किताबें हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको सपोर्ट करना होगा हमको, ठीक है। इतना समझ आया? आपके पेपर में अभी जो ये आपका हर्शे और ब्लैंचर्ड का है, इससे पूछा गया था, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको रटने से अच्छा है कि कुछ अपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी यूज़ करके कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप मान लीजिए कि लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना भूल भी जाते हैं, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ याद आ जाएंगी। चलिए, प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, हमने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की बात करें। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है प्रक्षेपण होना, ठीक। तो प्रोजेक्शन में भी आपके 2 प्रोजेक्शन होते हैं, एक जो डायरेक्टली होते हैं, एक जो इनडायरेक्टली होते हैं। देखिए, एनी विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी दैट इज़ यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन इन अ डार्क और सेमी डार्क कंडीशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। यहाँ पे नाम ही पहले दे दिया है कि विजुअल है, तो जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट की जाती हैं, मैग्नीफाई मतलब उनको जूम करके दिखाया जाता है किसी भी स्क्रीन पर, वो ये होती हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड 3 प्रोजेक्शन यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट प्रोजेक्शन, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन, ठीक है। 3 प्रोजेक्शन हमारे पास हैं। डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स, स्लाइड हो गया और फिल्म प्रोजेक्टर्स, ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। क्योंकि आप जब आप फिल्म भी देखते हैं और जब स्लाइड्स को भी आप शो करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर मैग्नीफाई होता है, आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या होगा? OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन में क्या है कि जो किसी और स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखता है, जैसे ओपेक प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, ठीक। सो आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन के एक एग्जाम्पल। स्लाइड्स क्या होते हैं? आपको पता है कि स्लाइड्स को ये आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, आप उसमें कोई वॉइस नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ जो कंटेंट है वो आप सामने वाले को रिफ्लेक्ट करके आप दिखा सकते हैं। माइंड मैपिंग क्वेश्चन आया हुआ है। टोनी बजन ने 1960 में इसको क्रिएट किया था। माइंड मैपिंग का मतलब है कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी क्या सोच है, उसको आप किस तरह से एसोसिएट कर रहे हो। जैसे कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे कैसे जोड़ रहे हो, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो आप कैसे उन चीज़ों को जोड़कर कनेक्ट कर पा रहे हो, इमेजेस के साथ, वर्ड्स के साथ, उसको कैसे जोड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें जो है ये सारी चीज़ आएंगी। तो इसका यूज़ हम लोग जो है काफ़ी चीज़ों में करते हैं माइंड मैपिंग का, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में, डिसीजन मेकिंग में। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर से, शायद आपको क्लियर समझ आए। कोई आइडिया आया, फिर आइडिया का भी सब आइडिया, सब आइडिया के भी सब आइडिया आएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके एग्जाम्पल्स हैं। OHP क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका ये एक फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह ही होता है, जो कि लाइट को एक यूज़ करता है प्रोजेक्ट करने में एक बड़ी इमेज को स्क्रीन पे, अलाउइंग द व्यू ऑफ ए स्मॉल डॉक्यूमेंट और पिक्चर टू बी शेयर विथ लार्ज ऑडियंस, ठीक। देखिए, पहले के समय में बहुत होता है, जैसे आपके पास कोई छोटी ऑब्जेक्ट है और आपको उसको बड़े बच्चों को दिखाना है, मतलब लार्ज लोगों को दिखाना है, तो इसमें हम क्या करते थे? OHP लगाते थे, ताकि वो जो हमारी स्क्रीन थी उसमें वो छोटा सा डॉक्यूमेंट बहुत बड़े इमेज के रूप में आता था और सभी लोग क्लियरली उसको देख पाते थे। हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, जो आजकल अगर हम कह सकें तो पॉकेट प्रोजेक्टर, पिको प्रोजेक्टर भी कहते हैं, जिसको कि आप इजीली इधर से उधर कहीं भी लेकर के जाएं, बिल्कुल एसेसेबल है, ठीक है। और
इसको आप तुरंत यूज़ आसानी से कर सकते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, कहीं भी लेके आ जा सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो प्रोजेक्टर आप सभी को पता है, जिसमें कि आपके चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई देती हैं, कि जैसे आपने काफ़ी बार देखा भी होगा अपने स्कूल्स में डिजिटल प्रोजेक्टर आपके। ओपेक प्रोजेक्टर, ओपेक का मतलब ये आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है। इसमें एपीडियास्कोप या एपीस्कोप कहते हैं, ये आता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करता है ओपेक मटेरियल को बाय शाइनिंग अ लाइट लैम्प ऑन टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव। कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उसके ऊपर से जब मटेरियल उसके ऊपर के जो पार्ट है उस पर जब हम ब्राइट लैम्प के शाइन करवाते हैं तो ये मटेरियल जो है हमें इजीली दिख जाता है। ये मटेरियल बुक का पेज भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकती है, मिनरल स्पेसिमेन और पत्तियां भी हो सकती हैं। मतलब जैसे कि पत्तियों के अंदर के जो वेन्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, लीफ वेन्स होती हैं, या बुक के पेजेस के, मतलब बिल्कुल आपको एक एक्सरे की तरह ऊपर से जब हम डालते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें क्लियरली बिल्कुल अच्छे से दिखती हैं एपीडियास्कोप में। फिल्म स्ट्रिप आपने देखा ही होगा कि जो इमेज इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे पहले के समय में हम लोग देखते थे ना कि हमारी स्ट्रिप्स आती थी फ़ोटोज़ की, जो निगेटिव वाली चीज़ें, तो फिल्म स्ट्रिप भी उसी की तरह आती हैं जो एक के बाद एक चीज़ों को जोड़ते जाती हैं। ठीक है, इसमें फिल्म स्ट्रिप हम भरते भी थे, जैसे डीवीडी हो गया, कैसेट्स हो गए, इन सब में। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और टीचिंग एड हम जिसको कहते हैं, लर्निंग आउटकम को अच्छे से अच्छा ऑप्टिमाइज़ करना, इफेक्टिव बनाना। एनी टीचिंग मेथड ऑब्जेक्ट विच हेल्प द टीचर इन बिल्डिंग हिज और कैपेसिटी टू टीच एंड टीच लर्नर्स इफेक्टिवली। देखिए, टीचिंग जो सपोर्ट सिस्टम है ये दो है, एक है ट्रेडिशनल और एक आपका हो जाएगा मॉडर्न। ट्रेडिशनल की जब हम बात करें तो ये आपका इसमें ब्लैक बोर्ड, चॉक, टेक्स्ट बुक, अबेकस, डिक्शनरी ये आएगा। फिर है वाइट बोर्ड, मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो आजकल वाइट बोर्ड आ गया, जिसमें आपके कंप्यूटर आएंगे, ई रीडर मतलब मोबाइल से रिलेटेड, पॉडकास्ट, पीपीटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। इसके बाद एक आईसीटी बेस्ड है, एक ट्रेडिशनल हो गया, एक मॉडर्न हो गया और एक आईसीटी बेस्ड, जिसमें पूरी की पूरी चीज़ें आपकी ऑनलाइन लर्निंग आ गई, जिसमें ब्लेंडेड क्लासरूम हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में लीगल रिसोर्स वैरायटी होती है, अवेलेबिलिटी किसी भी मीडियम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का मतलब है कि वो रिसोर्स जो कि सभी के लिए ओपन है, आप वहाँ से जा कर के नॉलेज असेस कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। ठीक, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होगा, ना कोई रेस्ट्रिक्शंस होगा। ठीक है, और इसमें 5R का प्रिंसिपल भी यूज़ होता है। हाँ, लीगल रिसोर्स है, ये ऐसा नहीं कि कोई भी वो कर सकता है, और वैरायटी ऑफ ऑप्शन डाइवर्स लर्नर के लिए यहाँ पर है। इसमें 5R का कॉन्सेप्ट है, OER में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दिया था उसमें कौन सा नहीं होगा, तो 5R में कौन सा होगा, इसमें रिटेन, रीयूज़, रिवाइज, रिमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट। रीस्टोर नहीं होगा। जब आप सब में कंफ्यूज होते हैं तो जो नहीं होगा आप उसको याद कर लीजिए। तो जो OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, उसमें रीस्टोर का काम नहीं होता है। आप रिटेन कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप रिमिक्स मिला सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से स्टोर नहीं कर सकते हैं एज इट इज़ द ओरिजिनल कंटेंट अपना। ठीक है। वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब भी आपके जो है ये ब्रिज करता है डिजिटल डिवाइड को, कि आप कहाँ रहते हैं इससे मतलब नहीं है, आप किसी भी प्लेस, किसी भी समय, किसी भी जगह से आप इसको सीख सकते हैं। ये एक पैराडाइम शिफ्ट किया गया है जो स्टूडेंट सेंट्रिक ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि वर्चुअल लैब में हम लोग नए नए लैब्स को बनाते हैं, ये भारत का ही है, इंडिया का। इसमें ऐसा नहीं है कि हम नए लैब्स को बनाते हैं, जो अवेलेबल लैब्स हैं उन तक एक्सेस बढ़ाते हैं बच्चों की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वी नॉट कंस्ट्रक्टिंग द लैब बट वी ओनली एसेसिंग द लैब्स। हम सिर्फ उस तक पहुंच बनाते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं, कैसे एसेसिंग बढ़ाते हैं, तो उन कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहाँ पे लैब की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है, हम उन कॉलेजेस को की एसेसिंग को इस वर्चुअल लैब तक लेकर के आते हैं ताकि वो बच्चे भी सीख सकें, एक क्वालिटी एजुकेशन को समझ सकें। क्लियर है।
एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज कॉलेजेस दैट हैव ऑलरेडी लैब्स, और जिनके पास है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग है, 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है वर्चुअल लैब में। कोऑर्डिनेटर कौन है इसमें? IIT दिल्ली इज़ द कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। एडुसेट और जीसेट 3 2004 में आया था, फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था टू इनेबल डिस्टेंस लर्निंग, ताकि कहीं के भी बच्चे आराम से पढ़ सकें। ये टेली एजुकेशन की तरफ पहला स्टेप था। इसमें 57,000 कॉलेजेस और स्कूल को हेल्प मिली थी। 15 मिलियन स्टूडेंट्स बेनिफिट होते हैं इससे हर साल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के थ्रू ये भेजा गया था, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ PYQ हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर, तो एडुसेट है। वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड, जो वर्चुअल रियलिटी है वो क्या प्रोवाइड करती है? पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस, कि जब आप वर्चुअल में बैठे होते हैं फेस टू फेस तो आपको क्या समझ आता है, वो अनुभव आपको मिलता है। टीचर जो है टीचिंग एड्स को क्यों यूज़ करता है? टू मेक देम सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से बड़ी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ वो खुद कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो उसको अपने TLM को जितना सिंपल से सिंपल रख सकते हैं ताकि वो बच्चे को ईजिली समझ आए, और जितना बच्चे के अंदर उससे आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं तो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्यूरियोसिटी। इन्वर्टेड क्लासरूम, इसे फ्लिप्ड क्लासरूम को ही कहते हैं। इन्वर्टेड मतलब बिल्कुल उसको पलट देना, जैसे इन्वर्टेड इमेज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेम वही इन्वर्टेड क्लासरूम। तो इन्वर्टेड क्लासरूम किसको कहते हैं? फ्लिप्ड क्लासरूम को ही कहते हैं, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिफरेंट है। ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्रिएटेड बाय यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा जो है 2019 में, ये डेट भी याद रख सकते हैं। तो यूनेस्को द्वारा कौन सा है जो ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है? तो वो है आपका OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, OER, जिसके बारे में हमने 5R पढ़ा, जो कि आपका लीगल है और आपके वैरायटी को यूज़ करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, एडगर डेले का, जो मैंने आपको बताया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडगर डेले इस चीज़ पे कहते हैं, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए कि क्या करने से हमें सबसे ज़्यादा समझ में आता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस अ टीचर कैन मेक हिज लर्निंग आउटकम मोर इफेक्टिव। देखिए क्या क्या है, जैसे देखिए यहाँ से ऊपर से पढ़ते हुए आई, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा, फिर मैंने कुछ सुना, फिर मैंने कुछ पिक्चर्स को देखा, फिर मैंने मूविंग पिक्चर्स को देखा, फिर मैंने कुछ एग्जिबिट किया, फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेट देखा, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप में फिर मैंने एक सिचुएशन को रोल प्ले किया, फिर मैंने एक रियल सिचुएशन को मॉडल या सिमुलेट किया, फिर डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस गया। अब ये करने में उनको कितने कितने चीज़ों में क्या अनुभव हुआ, इसी चीज़ को एडगर डेले बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जनरली पीपल रिमेंबर, लोग कितना याद रख पाते हैं? अगर आप एक टेक्स्ट को रीड करते हैं तो 10% आप उस टेक्स्ट का याद रख पाएंगे। अगर आप एक टेक्स्ट को रीड करते हैं देन यू रिमेंबर 10% ऑफ इट। अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो आप सिर्फ 20% याद रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इन सबको हटा दूँ, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और उसके अकॉर्डिंग करें, तो उसका सिर्फ 20% आपको याद रहेगा। अब उस सुनने के साथ साथ आप पिक्चर्स को भी देख रहे हैं तो आप 30% याद रखेंगे कि आपने क्या चीज़ों को देखा। इसके साथ आप अब मूविंग पिक्चर्स को देख रहे हैं तो भी आपका वही है, ठीक है, कि आपको क्या होगा कि 30% याद रहेगा। व्यू एग्जिबिट, अब आप देख भी रहे हैं साथ में और डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, मतलब कि कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ अपने आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक। तो अब 50% चीज़ें आपको याद रहेंगी जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इस YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेशन आपका अच्छा होगा तो हाफ ऑफ द थिंग्स आपको यहीं पे याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और जब हमने पार्टिसिपेट किया या किसी सिचुएशन को रोल प्ले किया या फिर मैंने ये सारी चीज़ें की तो मैंने 70%, क्योंकि जब मैंने किसी सिचुएशन में रोल प्ले किया तो मैंने भी तो बोला ना, मैंने भी बोला, किसी ने अपना रोल प्ले किया, मैंने अपना भी रोल प्ले किया, तो उसका मुझे 70% याद रह गया जो मैंने बोला और जो मैंने लिखा। और जब मैं रियल एक्सपीरियंस पे गया, एक रियल टास्क किया, खुद से करके देखा, सो 90% ऑफ व्हाट दे डू एज दे परफॉर्म द टास्क,
90% तक वहाँ वो चीज़ें आपको याद रहेंगी कि जो आपने खुद से की है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडगर डेल कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये समझ में आया? इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें आपको बताया गया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ रही है। इसमें इन्होंने क्लियरली इस चीज़ को बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करते हैं, क्यों इतना फोकस हो रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब जो लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्डनेस आपका करिकुलम बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? बिकॉज आप बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटी क्यों डाली जा रही है उसके सिलेबस में? क्योंकि इसी एक्टिविटी के थ्रू ही वो क्या कर पाएगा, अधिक से अधिक चीज़ों को रिटेन कर पाएगा, वो सीख पाएगा। क्लियर है? तो ये डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस था, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारा है मेज़रमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। चलिए, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो कल आपका 4th पार्ट होगा उसमें हम लोग मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको हम लोग ख़त्म करके नेक्स्ट उसके में हम लोग PYQ को डिस्कस कर लें और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आज आपने पढ़ा है जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक। और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए क्योंकि इसमें आगे और भी वीडियोस जुड़ते जाएंगे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।